ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए चाबहार बंदरगाह में भारत के दीर्घकालिक अनुबंध पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालिक समझौता किया है, जिसके तहत अगले 10 वर्षों तक भारत उसे ऑपरेट करेगा। और ये एक बड़ी खबर है जिसे लेकर हर तरफ चर्चा चल रही है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार जी मौजूद हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। बहुत धन्यवाद। चाबहार बंदरगाह पर भारत ने जो कल समझौता किया है, इसके बारे में विस्तार से हम जाने उसके पहले आम लोगों के लिए ये समझ लेते हैं कि चाबहार बंदरगाह ईरान में भारत के लिए क्या महत्व रखता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इस समझौते के क्या परिणाम होने वाले हैं दीर्घकालिक। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, जो चाबहार का भारत के लिए महत्व क्या है। तो एक तो जब कुछ लोग देखेंगे जो ईरान में है, चाबहार एक बहुत अच्छा बंदरगाह है जिसको डेवलप किया जा रहा है, तो लोग समझेंगे जो भारत और ईरान के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको आगे ले जाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा या हो सकता है। परंतु मैं आपके सुनने वालों को ये भी बताना चाहूंगा, जो ये तो एक महत्वपूर्ण इसका पहलू है ही, परंतु इसके अलावा चाबहार हमको एक पॉसिबिलिटी देगा, एक संभावना देगा, जो हम ईरान के थ्रू जाते हुए, चाहे वो अफगानिस्तान हो या मध्य एशिया के जो देश हैं, 5 देश हैं मध्य एशिया के, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 देश हैं मध्य एशिया के, जिनके साथ हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं। इनको कहते हैं जो हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, ऐतिहासिक संबंध हैं, इनके साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं और सिविलाइजेशनल रिलेशंस हैं। सदियों के नहीं, बहुत ही हजारों साल पहले अगर देखा जाए, 3rd सेंचुरी BC से लेकर 15th सेंचुरी AD, मतलब करीब 1700-1800 साल तक जो सिल्क रोड यहां से भारत से जाती थी और उस क्षेत्र में जाती थी, यूरोप में जाती थी, वो मध्य एशिया के देशों में जाती थी। परंतु अभी हम उसमें वो नहीं कर पाते हैं। वहां हम अपने संबंध हैं उनको ठीक तरीके से आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमको वहां पर जाने का रास्ता नहीं देता है। हमारे बीच में अब 1947 के बाद जब से भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान बनकर निकला है, तब से पाकिस्तान भारत को वहां जाने का रास्ता नहीं देता है, ना अफगानिस्तान में और ना ही मध्य एशिया के देशों में। चाबहार का जो बंदरगाह है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी संभावना बनेगा, जो हर तरीके से हम मध्य एशिया के देशों में पहुंच पाएंगे, अफगानिस्तान में पहुंच पाएंगे, अपना जो व्यापार है, अपना जो चतुर्मुखी सहयोग है इन देशों के साथ, उसको हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। और आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, जो इसको हमें अगर यूरोप की तरफ भी लेकर जाना है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, और जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो मेरे दिमाग में वो नक्शा चल रहा था जो वर्ल्ड मैप है, कि किस तरीके से भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, जहां तक हमें पहुंचने में दिक्कत हो रही है पाकिस्तान की वजह से, और उसके बाद ईरान की सीमा लगती है। जो मध्य एशिया के 5 देशों की बात की, ये 5 देश अगर कहें एक तरीके से लैंड लॉक्ड हैं, तो लैंड लॉक्ड देश किसे कहते हैं, और क्या चाबहार बंदरगाह से ऑपरेट करते हुए हम सस्ते दर पर ही सामान वहां पहुंचा पाएंगे, या ये एक महंगा जरिया साबित हो सकता है हमारे लिए? जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। तो देखिए, एक तो है जो लैंडलॉक्ड देश, वो होता है जिसका कि कोई भी दुनिया का सी हो या ओशन हो, समुद्र हो, वहां पर उसका आउटलेट नहीं होता है। और ये माना जाता है जो अगर किसी देश ने विकसित होना है, अगर किसी देश ने आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है और अपना व्यापार को उसने आगे बढ़ाना है, तो उसको कहीं ना कहीं समुद्र के पास अपने बंदरगाह होने चाहिए, जिससे कि वो व्यापार को आसानी से दूसरे देशों के साथ कर सके। आपने बिल्कुल ठीक बताया, जो ये जो 5 देश हैं जिनके नाम मैंने पहले लिए थे, ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं। इनका कहीं भी किसी भी समुद्र के साथ इनका किनारा नहीं मिलता। एक देश इसमें ऐसा है, उज्बेकिस्तान, जिसे कहा जाए डबली लैंडलॉक्ड है, मतलब उसके जो पड़ोसी देश हैं भी लैंडलॉक्ड हैं। तो इसीलिए इन देशों के लिए ये बहुत ही दुविधा बन जाती है।
तो अगर हम इसको चाबहार को डेवलप कर पाते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा था शुरुआत में, जब यहाँ पर चाबहार को हम ऑपरेट करेंगे अगले 10 साल तक, परंतु हमने ये भी कहा है जो यहाँ पर हम निवेश भी करेंगे। $120 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट करेंगे और $250 मिलियन का एक और इन्वेस्टमेंट, मतलब $370 मिलियन का हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे। जब से हम इसको डेवलप कर रहे हैं तब से हमने अभी तक करीब 80-100 मिलियन डॉलर वहां पर ऑलरेडी निवेश कर दिया है। तो मतलब इसको डेवलप करेंगे और इसका जो हिंटरलैंड में है, ये रेलवे लाइन है, वहां से चाबहार से लेकर अफगानिस्तान के सीमा तक के बॉर्डर तक जगह है उनके बॉर्डर पर, और वहां से फिर भारत ने ही कुछ साल पहले जरांज डेलाराम एक रोड बनाई है जिससे कि हम वहां पर अफगानिस्तान के अंदर काबुल तक जा सकते हैं। तो ये वाला जो चाबहार है ये हमको एक पॉसिबिलिटी देगा एक्सेस करने की इन सभी देशों के लिए, और आगे भी इसमें हर क्षेत्र में हम अपने जो संबंध है इनको आगे ले जा सकते हैं इन देशों के साथ। जी, ईरान के चाबहार बंदरगाह के साथ आपने बात की कि किस तरीके से हम एक समझौते में घुसे थे। मैं अपने श्रोताओं को यहां याद करा दूं कि मई 2016 में भारत ने त्रिपक्षीय समझौता किया था ईरान, भारत और अफगानिस्तान के साथ चाबहार को लेकर, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद तालिबान के जो इन्वॉल्वमेंट है उसको काफी कर्टेल कर दिया गया। इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए अशोक साहब। जी जरूर। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2016 मई में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे और उस समय वहां के जो राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, वो थे अशरफ घनी साहब। उनको भी वहां पर निमंत्रित किया गया और तीनों के बीच में त्रिपक्षीय समझौता किया गया जो चाबहार को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद इससे पहले कि वहां पर तालिबान सरकार आती काबुल में 2021 में, उससे पहले इन्होंने जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 2018 में कहा ईरान के साथ कोई भी संबंध कोई भी देश नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो लगाना चाहते थे। उसके जो प्रोग्राम था, न्यूक्लियर प्रोग्राम था, मिसाइल प्रोग्राम था, उसके विरुद्ध जो भी वहां से तेल खरीदते थे, जैसे भारत करीब अपना 10% तेल वहां से आयात करता था, करीब $14 बिलियन का हमारा उनके साथ ट्रेड था। परंतु जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाला सैंक्शंस लगाए और कहा, जो एक समझौता जो था जिसे JCPOA कहा जाता है या ईरानियन न्यूक्लियर डील कहा जाता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया था, समझौता करवाया था 2015 में, तो वो भी रद्द कर दिया गया। तो तब उन्होंने कहा जो चाबहार है वो इस सैंक्शंस के दायरे में नहीं आएगा। परंतु फिर भी अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय जो भी कंपनियां हैं वो वहां पर जाने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि वो सोचते थे जो अगर वो वहां पर जाते हैं और कुछ काम करते हैं चाबहार में बंदरगाह को उसको डेवलप करने के लिए, तो वहां पर कोई ना कोई सैंक्शन उनके ऊपर लग सकता है। तो वहां पर एक तो ये चीज हुई जो वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई, और दूसरा आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, जो वहां पर तालिबान आ गया। तालिबान के साथ हमारे संबंध बिल्कुल एकदम खत्म हो गए। 17 अगस्त 2021 को हमारा जो भी पूरा वहां पर एम्बेसी में हमारे जो काम करने वाले थे, एम्बेसडर थे, वो सब वहां से वापस निकल कर आ गए। तो इसीलिए हमारा जो वो डेवलपमेंट था वो काफी हद तक वहां पर रुक गया है। परंतु अब हमने ये कहा है जो उसको हम आगे लेकर जाएंगे, और इसीलिए ये 10 साल का समझौता हुआ है। $370 मिलियन का हमने निवेश करने का वहां पर अग्रीमेंट किया है, और मैं समझता हूं जो इससे हमारा जो न केवल व्यापारिक संबंध है परंतु जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी हम अचीव करने में सफल होंगे, उसकी तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। एक बात मैं इसमें और कहना चाहूंगा, जो पिछले कई सालों में चीन ने अपना वहां पर पदचिन्ह बहुत ज्यादा मध्य एशिया के देशों में और अफगानिस्तान में आगे बढ़ाकर ले गए हैं, और इसमें भारत, क्योंकि हमारा कोई सीमा नहीं मिलती है इन देशों के साथ, तो हमारे जो संबंध है, हालांकि हमने प्रयास बहुत किया है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी पहले भारत के प्रधानमंत्री थे जो इन 5 देशों की उन्होंने यात्रा की थी, तो हमने प्रयास बहुत किया है। क्योंकि हमारा सीमा नहीं मिलती है तो इसीलिए संबंधों को आगे ले जाने में थोड़ी देरी हो रही है, परंतु चाबहार के थ्रू मैं समझता हूं जो हम अपने संबंधों को
आगे ले जाने में सक्षम बनेंगे। अशोक साहब, आपने सैंक्शंस की बात की। जब हमने कल फिर से फ्रेश एग्रीमेंट 10 साल के लिए साइन किया भारत ने, उसके बाद फिर अमेरिका की तरफ से वाशिंगटन से एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी देश अगर ईरान के साथ किसी भी तरीके की बिजनेस डील में आगे बढ़ता है तो उसे अपने रिस्क पे ये काम करना होगा। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? अमेरिका जब ये कहता है तो वो क्या संकेत देना चाहता है? जब उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे, एक उनका प्रावधान है जिसको कहा जाता है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। मतलब जो भी अमेरिका के जो हॉस्टाइल नेशंस हैं, एडवर्सरी नेशंस हैं, उनको कैसे वो कंट्रोल कर पाए। तो हमने उसको मद्देनजर रखते हुए अपने जो वहां से तेल लेना था वो हमने बिल्कुल बंद कर दिया 2019 के बाद। परंतु हमने अब रूस के साथ हम जो वहां से तेल मंगाते हैं, हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को डेमोन्स्ट्रेट किया है और ये भी हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होगी जो हम अपने फायदे के लिए, अपने हितों को सामने रखते हुए हम जो कदम उठाते हैं वो हम उठाएंगे। और मैं तो ये समझता हूं हम अमेरिका को भी ये बताएंगे, भारत के संबंध अगर मध्य एशिया के साथ बढ़ते हैं, भारत के संबंध अगर अफगानिस्तान के साथ बढ़ते हैं, तो ये अमेरिका के हित में है, क्योंकि ये वहां पर चीन का इतना प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जो रूस का इतना प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने में भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा। तो ये अमेरिका के फायदे में भी होगा, अमेरिका के हितों को भी ये आगे लेकर जाएगा। जी, और अगर भारत से चाबहार बंदरगाह की दूरी की बात करें तो गुजरात के कांदला बंदरगाह से ये 550 नॉटिकल माइल्स दूर है और मुंबई से अगर बात करें तो 780 नॉटिकल माइल्स दूर है, जो कि भारत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं है, लंबी दूरी नहीं है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, 3 देश हैं, रूस और ईरान और भारत। हमने एक समझौते पर दस्तखत किया था जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये करीब 1997 में किया गया था, परंतु उसमें हमने चाबहार को नहीं प्रयोग कर रहे थे क्योंकि चाबहार डेवलप नहीं हुआ था। उस समय हम बंदर अब्बास को डेवलप कर रहे थे और ये क्योंकि भारत और ईरान में बंदर अब्बास से हो या चाबहार से हो, हमारी दूरी ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, तो इसीलिए हमने इस समझौते के ऊपर दस्तखत किया, साइन किया था। और अभी हमारे विदेश मंत्री ने ये प्रपोजल किया है जो चाबहार को भी इस INSTC में मिला लिया जाए। और मैं समझता हूं जो सभी देश इसके लिए राजी हैं, इसमें उन्होंने अपनी सहमति भरी है और चाबहार भी INSTC में आ जाएगा। और इसीलिए भारत को ईरान के साथ और सब देशों के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में बहुत ही इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। फारस की खाड़ी भी बहुत व्यस्ततम रूटों में से एक है। चाबहार के होने के बाद क्या फारस की खाड़ी में जो जाम की भी स्थिति लग जाती है जहाजों की, उसमें कुछ कमी आने वाली है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक तो चाबहार नेचुरल हार्बर है, बंदर अब्बास से बहुत ही बेहतर है, उसका जो हिंटरलैंड है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट एरिया है वो बहुत बेहतर है और अभी वो एक नया पोर्ट बना है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो जब चाबहार अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम करना शुरू कर देगा तो उससे बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें फारस की खाड़ी में वहां की जो इतनी यातायात है, इतना जो बिजनेस है, वो आगे ले जाने में इसकी बहुत सहायता करेगा। अशोक सज्जनहार जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे चाबहार बंदरगाह में भारत के दीर्घकालिक अनुबंध पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।